भारत माता की, भारत माता की। आज के इस पन्ना सम्मेलन के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मेरे वरिष्ठ साथी और उत्तर भारत के प्रभारी सम्माननीय सौदान सिंह जी, हम सबके बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी मेरे छोटे भाई सम्माननीय अनुराग ठाकुर जी, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में विपक्ष के नेता श्री जयराम ठाकुर जी, प्रदेश के जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, हमारे हमीरपुर लोकसभा के प्रभारी विक्रम ठाकुर जी, राज्यसभा में हमारे सदस्य हर्ष महाजन जी, हमारे राज्यसभा में सदस्य सिकंदर जी, हमारे विधायक रणधीर शर्मा जी, जीतराम कटवाल जी, त्रिलोक जमवाल जी, राजेंद्र गर्ग जी, जिला के अध्यक्ष स्वतंत्र सांख्यान जी, पूर्व सांसद और मेरे वरिष्ठ साथी पूर्व अध्यक्ष श्री सुरेश चंदेल जी, यहां उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों विधानसभा से आए हुए हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, नेता, पन्ना के प्रमुख, सभी पदाधिकारीगण और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज चुनाव की बेला में अपने कर्म भूमि, अपनी मातृभूमि में आने का सौभाग्य मिला और आप सब लोग ने जिस गर्मजोशी के साथ आपने मेरा स्वागत किया, उसके लिए सबसे पहले तो मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। मित्रों, मैं जब यहां आया हूं तो सबसे पहले तो मां नैना देवी को नमन करता हूं और नार सिंह बजिए का आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। अभी मुझसे पूर्व हमारे वक्ताओं ने बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सामने देश की और प्रदेश की और इलाके की तस्वीर खींची है और उन्होंने आपको बताने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता किस तरीके से चुनाव की बेला में, इस गर्मी में, इस तपिश में दिन रात एक करके घर घर जाकर माताओं का आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद, नौजवानों का साथ लेने के साथ साथ चुनाव की बेला में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि हम सब लोग बहुत ही खुशनसीब हैं, बहुत ही खुशनसीब। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आपको खुश करना है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनसंघ के काल से लेकर के आज दिन तक एक लंबी यात्रा करने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। इसको हमको समझना चाहिए और हमें गौरव होना चाहिए कि हम उसके सदस्य हैं। मित्रों, मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, यह अकेली पार्टी है जो वैचारिक प्रतिष्ठान पर चलती है, अधिष्ठान पर चलती है, जो विचारों से जुड़ी है। यह अकेली पार्टी है जिसने विचारों के साथ कभी समझौता नहीं किया। बाकी सब पार्टियों ने सत्ता पाने के लिए एक नहीं, अनेकों बार समझौता किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी
तो सेंटर से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से ऊपर, ऊपर से नीचे कहां चली गई मालूम नहीं। विचारधारा के साथ समझौता किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आप कार्यकर्ताओं को यह ध्यान में रखना चाहिए कि जो बात हमने सन 51-52 में कही, जिस नारे को लगाते हुए हमने अपनी जवानी लगा दी, जिस नारे को लगाते हुए हम 4-4 पीढ़ियां खप गई, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। ये वही पार्टी है जिसने मोदी जी के नेतृत्व में 6 अगस्त को 2019 को धारा 370 को धाराशाही कर दिया। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। सन 51-52-53 में हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया। 4-4 पीढ़ियां, 5-5 पीढ़ियां खप गई। हमने समझौता नहीं किया और लोगों का आशीर्वाद मिला। और आज जम्मू कश्मीर संवैधानिक दृष्टि से एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान जम्मू कश्मीर की धरती पर भी लागू हो गया। मित्रों, मुझे याद है कि सन 86 में, सन 87 में पालमपुर में, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त करेंगे। आप सब लोगों ने नारे लगाए, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। एक बार नहीं, अनेकों बार अयोध्या गए। वो ढांचा भी ढह गया, लेकिन राम लला टेंट में रहे। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 500 साल बाहर रहे। लेकिन हमारे मन का विश्वास था, और वो विश्वास यह टूट था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी ने जहां राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त किया, वहीं कठोर अधिष्ठान, 10 दिन के अधिष्ठान के बाद 22 जनवरी को विराट राम मंदिर में राम लला को विराजमान और प्राण प्रतिष्ठा की गई। वो भी हम लोगों ने देखा है। मित्रों, ये ट्रिपल तलाक की बात हो रही थी। मैं बताना चाहता हूं, हमारे लिए ये राजनीति का विषय नहीं है, हमारे लिए वोट का विषय नहीं है, हमारे लिए धर्म का विषय नहीं है, हमारे लिए मानवता का विषय है। आज पाकिस्तान में 3 तलाक नहीं, आज बांग्लादेश में 3 तलाक नहीं, आज अफगानिस्तान में 3 तलाक नहीं, आज सीरिया में 3 तलाक नहीं, आज ईरान में 3 तलाक नहीं, आज इराक में 3 तलाक नहीं, आज इंडोनेशिया में 3 तलाक नहीं। ये सब मुस्लिम देश हैं जिनके नाम मैंने लिए। एक भी जगह 3 तलाक नहीं था। लेकिन कांग्रेसियों की तुष्टीकरण ने भारत में ये 3 तलाक चलाया हुआ था। और इस 3 तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह समाप्त होना चाहिए। किसी में ताकत नहीं थी। ये नरेंद्र मोदी जी की ताकत थी, जिन्होंने 3 तलाक को समाप्त करके मुस्लिम बहनों को आजाद कर दिया और 21वीं शताब्दी में जीने का अधिकार दिया। यह वैचारिक लड़ाई लड़ने वाले लोग। इसलिए हम वैचारिक पार्टी हैं, विचारों के साथ काम कर। हमें कहते थे तुम्हारा इकोनॉमिक एजेंडा क्या है, तुम्हारा आर्थिक नीति क्या है। दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था एकात्म मानववाद, उसी को सरलीकरण करके हम लोगों ने कहा अंत्योदय, और उसी को और सरलीकरण करके मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और उसी को और आगे बढ़ाया, ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता किसान और नारी शक्ति। अगर ये चारों की चिंता हो जाती है तो भारत की चिंता हो जाती है और भारत आगे बढ़ जाता है। इस बात को हम समझ पाते हैं। इसलिए मित्रों, आपको ये गर्व होना चाहिए और गौरव होना चाहिए कि आप उस पार्टी के सदस्य हैं, आप उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कभी भी नीतियों के साथ समझौता नहीं किया और अधिकारों के साथ आगे बढ़ते चले गए और आज ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई।
आज हम काडर बेस्ड पार्टी है। यहां आप देख रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, प्रदेश का अध्यक्ष भी है, जिले का अध्यक्ष भी है, मंडल का अध्यक्ष भी है। और आपको जानकर खुशी होगी कि आज भारत में 8,60,000 बूथ पर हमारा अध्यक्ष खड़ा है और अध्यक्ष के माध्यम से काम चल रहा है। हम दुनिया की सबसे बड़ी मास पार्टी, 303 हमारे लोकसभा के सदस्य रहे हैं और अब की बार हम उस ओर दिशा की ओर जा रहे हैं। 97 हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं, 1500 में 12 कन हमारे विधानसभा के सदस्य हैं, 180 के आसपास हमारे मेयर हैं, हमारे जिला परिषद के सदस्य हजारों में हैं। ये सबसे बड़ी चुनी हुई पार्टी है और चुने हुए नुमाइंदे हैं तो भारतीय जनता पार्टी है। ये आपका गौरव है, ये आपकी ताकत है, ये आपके माध्यम से पार्टी को ताकत मिली है और उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों, मैं यहां एक बात और बताना चाहता हूं। आज हम अनुराग जी के लिए वोट मांगने आए हैं। ये अनुराग जी के लिए वोट मांगने के साथ साथ ये सिर्फ अनुराग जी को चुनाव जिताना नहीं है, ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का चुनाव है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। आज मैं आपके साथ बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में क्यों आनी चाहिए। आप बताइए, कोरोना की मार पड़ी, आप बताइए यूक्रेन का युद्ध चला, अमेरिका की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई, यूरोप की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई, चाइना की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई, रशिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई, जापान की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई, ऑस्ट्रेलिया की लड़खड़ा गई। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि इन्हीं 5 वर्षों में भारत आज अर्थव्यवस्था में और आर्थिक दृष्टि से आज 11वें नंबर से छलांग लगाकर ब्रिटानिया को पछाड़कर आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई। 5वें नंबर। ये कोरोना के मार के बाद हुआ है, ये यूक्रेन के युद्ध के बाद हुआ है। और आप मोदी जी को फिर से चुनाव जिताएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और तीसरी बार ही तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा। तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। पेट्रोकेमिकल्स में हम सबसे आगे, दवाई बनाने में दुनिया में दूसरे नंबर पर हम खड़े हो गए। दुनिया की हम डिस्पेंसरी बन गए। सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवा आज भारत बना रहा है, दुनिया की डिस्पेंसरी बन गए। आज हम पेट्रोकेमिकल्स में आगे निकल गए, स्टील में हम दूसरे नंबर पर खड़े हो गए। और आप लोगों के हाथ में मोबाइल है, मैं बार बार बोलता हूं, 10 साल पहले इस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन चाइना, 10 साल पहले इस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन कोरिया, 10 साल पहले मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन जापान, 10 साल पहले लिखा होता था मेड इन ताइवान। आज आपके मोबाइल पे लिखा है मेड इन इंडिया। आज भारत में मोबाइल बन रहा है, एप्पल का मोबाइल भी आज भारत में बन रहा है। इसलिए विकास की दृष्टि से अगर हम देखें, हर दृष्टि से आगे बढ़ने का काम कांग्रेस ने तो यहां तक पहुंचा दिया, यूपीए की सरकार में गणेश भगवान भी दीपावली में चाइना के बने हुए आया करते थे। गणेश भगवान भी हमारे आपने अपने भगवान बनने भी बंद हो गए थे। आज दुनिया में तीसरे नंबर पर भारत टॉय इंडस्ट्री में है और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। यह भारत की बदलती तस्वीर है। मित्रों, मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, इनकी तस्वीर भी अगर बदली है तो प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के कारण बदली है। मैं गांव की बात करना चाहूंगा। आप लोगों ने मुझे 1993 में एमएलए बनाया था। याद करिए, वो समय 40 सड़कों के लिए 40 लाख रुपए आते थे। 40 सड़कों के। मैं एमएलए था, मेरा एक्सीएन आके मुझे बोलता था, आपको इस साल 40 लाख रुपए मिले हैं, बताइए कहां खर्च करूं।
मैं कहता था कोई एक सड़क ढूंढ लो भाई, उसी में लगा दो 40 लाख, और तो कुछ होगा नहीं। आधा आधा किलोमीटर सड़क बनती थी, आधा आधा किलोमीटर सड़क बनती थी। ये बीजेपी की सरकार आई, पहले अटल जी की सरकार आई, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनी, और आपको जानकर खुशी होगी कि इसी इलाके की 85% सड़कें ऑल वेदर रोड बनी। तो उस समय बनी, इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। गांव का विकास हुआ। आज 1.5 लाख पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाया जा रहा है। 2 लाख गांव से ज्यादा को आज कॉमन सर्विस सेंटर से जोड़ दिया गया है। यह विकास की कहानी है, यह गांव के विकास की कहानी है। आज बताइए, सारे गांव पक्के सड़क से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? जरा जोर से बोलो भाई, जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? और यही सड़कें पहले हम पगडंडियों में चला करते थे, आज गांव मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करना चाहूंगा। आज एक एक पंचायत में 30-30 घर पंचायत में बन रहे हैं। 4 करोड़ घर बने, 4 करोड़। और अनुराग जी को जिता के भेजिएगा, चारों प्रत्याशी जिता के भेजिएगा, 3 करोड़ और घर बनेंगे 5 साल में, आपको मैं बताना चाहता हूं। लेकिन ये प्रधानमंत्री आवास योजना की कहानी बताता हूं तो मैं बार बार एक बात बोलता हूं, अगर उजाले का मजा लेना हो तो अंधेरे को पहचानो, अगर पूर्णमासी का मजा लेना हो तो अमावस्या को जानो, अमावस्या को जानो। वो दिन भी जानो जब हम एमएलए हुआ करते थे और मेरे पास वीडियो आया करता था और बोलता था, नड्डा साहब आपको खुशखबरी सुनाएं। मैं बोलता था बोलो। बोलता, इस साल आपको इंदिरा आवास योजना में 2 घर मिले हैं, बताइए किसको दे। मैं बोलता था तू ही रख ले भाई, मैं कहां बांटूंगा ये 2 घर। आज एक एक पंचायत में 40-40 मकान बन रहे हैं, 4 करोड़ घर बन गए। और कैसे घर बने? ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन विद गैस का सिलेंडर और साथ में उसके शौचालय, टॉयलेट, ये घर बने हैं। और मैं आपको इस दृष्टि से यह भी बताना चाहूंगा कि इसी में जोड़ने के लिए हर दृष्टि से अब जो प्रयास हो रहा है वो इस बात का हो रहा है कि अब प्रधानमंत्री हर घर मुफ्त सूर्य और ऊर्जा योजना को हम चलाने वाले हैं। अब आपका बिल 0 और 300 यूनिट की माफी वाली बात चली जाएगी। हर घर पर सौर ऊर्जा लगेगा और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आपकी बिजली का बिल 0 हो जाएगा और जो आपकी बिजली की खर्च बचेगा वो सरकार खरीद लेगी और आमदनी का जरिया भी होगा। इस तरीके से हमारे काम है। ये छोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, 38,000 घर बने हैं यहां प्रधानमंत्री आवास योजना में, 38,000 हमारे हिमाचल प्रदेश में। और अब जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त योजना जो है, इसके तहत हर घर को जोड़ा जाएगा, हर घर को जोड़ा जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सब लोग बैठे हैं, ये लंबे समय से एमएलए एमपी रहे हैं, ये सब चिट्ठियां लिखा करते थे और आप लिखवाया करते थे, प्रधानमंत्री जी मेरे इलाके में एक गरीब व्यक्ति है, उसका बाईपास का ऑपरेशन होना है, उसको नया वेल्व लगना है, उसका किडनी का ऑपरेशन होना है, उसका अन्य ऑपरेशन होना है, कृपया 5 लाख देने की कृपा करें, 1 लाख देने की कृपा करें, 1.5 लाख देने की कृपा करें, अनुशंसा करें। बोलिए, ऐसी चिट्ठियां लिखते थे कि नहीं लिखते थे? लिखते थे कि नहीं लिखते थे? इसका घर बिक जाएगा, इसको कैंसर हो गया है, गंभीर बीमारी से लड़ने का इलाज नहीं है। आपको जानकर खुशी होगी, प्रधानमंत्री मोदी जी की बड़ी सोच देखो। मैं ही स्वास्थ्य मंत्री था उस समय, उन्होंने आयुष्मान भारत 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 50 करोड़ लोग, भारत की 40% की आबादी, गरीब लोग, मैं बार बार बताता हूं, गरीब लोग, उन गरीब लोगों को गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर दिया, 5 लाख रुपए का। और मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा आपको कि उसमें जयराम ठाकुर जी की सरकार ने हिम केयर जोड़ दिया और हिम केयर के माध्यम से
जो लोग छूट गए थे उनको भी 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिला और उसको देने का प्रयास किया गया। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि आज की जो आपकी प्रदेश की कांग्रेस की सरकार है उससे हिमकेयर और आयुष्मान भारत का 50 करोड़ रुपए भी नहीं दिया गया है। 50 करोड़ रुपए भी दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अनुराग जी को चुनाव जिता के भेजिएगा, आप अनुराग जी को लोकसभा में भेजिएगा, मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे। हमें याद रखना चाहिए कि इस बार प्रधानमंत्री जी ने तय किया है, और हमारी माताएं बहनें सुन लें, इस देश का कोई भी व्यक्ति, कोई भी माता जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो गई हो, किसी भी धर्म की, किसी भी जाति की, किसी भी इलाके की, किसी भी आमदनी की, अमीर हो या गरीब, सबको आयुष्मान भारत से 5 लाख रुपए के गंभीर बीमारी से लड़ने का हेल्थ कवर से जोड़ दिया जाएगा। सबको जोड़ दिया जाएगा। यह है बदलता भारत और यह है आयुष्मान भारत, जिसको हमको समझने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री अन्न योजना, 80 करोड़ की जनता, जिसमें 28 लाख लोग हिमाचल के जुड़े हैं, जिनको 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दी जा रही है। यह आपको छोटी घटना लगेगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके कारण आज भारत के 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ चुके हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण। और आपको जानकर और खुशी होगी कि 1 करोड़ लोग ऐसे, 1% ऐसे लोग हैं, 1% से भी कम, जो अति गरीबी से भी कम है। अति गरीबी से भी, जो अति गरीबी के नीचे रहने वाले लोग, उनकी संख्या 1% से भी कम हो रही है। ये आज बदलता भारत की तस्वीर है जो आपके सामने। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 11 करोड़ किसानों को, और आपके यहां 9.5 लाख लोगों को, हमारे हिमाचल में 9.5 लाख किसानों को हर महीने, हर चौथे महीने 2-2 हजार रुपए उनके बैंक के खाते में जा रहा है। इसलिए मित्रों, आप गौरव के साथ, गर्व के साथ आप कह सकते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और माताओं बहनों के पास आप जाकर बता सकते हैं कि किस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, इनकी चिंता अगर किसी ने की है तो वो मोदी जी ने की है और भारतीय जनता पार्टी ने की है, ये आप कह सकते हैं। ये मैं आपको बताने आया। मैं यहां एक बात और बताना चाहता हूं आपको, और वो ये कि इस इलाके के विकास की दृष्टि से भी, मैं तो किसी को चैलेंज नहीं करना चाहता, लेकिन हां, मैं जरूर कहना चाहता हूं, कांग्रेस यहां एक पत्थर भी विकास का लगाया हो तो बता दे। एक पत्थर भी लगाया हो। अनुराग जी बता रहे थे, यह हाइड्रो इंजीनियरिंग का कॉलेज 4 साल कांग्रेस शासन में बंद रहा, नहीं बनने दिया। 4 साल। जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने और मैं मंत्री बना, तब यह फिर से चला, इसका काम शुरू हुआ। और इसको भी लेकर के ले गए, कहां ले गए थे? नगरोटा। आपको आपके वोट की कीमत समझ में आनी चाहिए। गलत वोट पड़ता है तो होता क्या है? इलाका वीरान हो जाता है, सूना हो जाता है, बिन पानी के हो जाता है। और सही वोट पड़ता है तो इलाका आबाद हो जाता है। आज ये हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला पर चमकता चमकता दिखता है, दाहिनी तरफ आपको नेशनल हाईवे दिखता है। कभी सोचा था क्या? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देखता है, हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज दिखता है। कौन सी बात करूं मैं? जिस तरफ हाथ डालता हूं वह काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करके दिया है। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। और इसीलिए विकास की दृष्टि से आज कभी सोचा था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हिमाचल में आएगा? कभी सोचा था कि बल्क ड्रग पार्क हिमाचल में, ऊना में आएगा? कभी सोचा था कि ऊना में सैटेलाइट सेंटर पीजीआई का खुलेगा? कभी सोचा था कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हमारे घर के आंगन में होगा? ये सब बातें इसलिए होती है मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, सारी देश में गर्मियों में धूप छानते हैं, सही जगह उंगली पड़ती है
तो विकास हो जाता है और गलत जगह पड़ती है तो विनाश हो जाता है। इस बात को याद रखना चाहिए और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, ये 1 तारीख तक आप सारी बातों को छोड़कर, और हम चुनाव जीतने की बात नहीं कर रहे हैं, हम चुनाव में मार्जिन बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं। हमको आगे बढ़ना है, एक तरफा फैसला होना चाहिए, हर तरफ से हमको समर्थन मिलना चाहिए और समर्थन इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि विकास के दृष्टि से हर तरीके का काम हुआ है। कभी सोचा था कि यहां उन्ना में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी आएगी, आज ये आ गई। हर तरीके से विकास के काम चल रहे हैं। स्मार्ट सिटीज में आज धर्मशाला और शिमला जुड़ गया है। 1188 करोड़ रुपए उसके लिए खर्च हो रहे हैं। ट्रेन के बारे में आपको अनुराग जी ने बता दिया, आज उन्ना से कहां कहां के लिए ट्रेन नहीं चल रही है। और मैं अभी आ रहा था तो देख रहा था ऊपर से, यहां भी रेलवे ट्रैक का काम तीव्र गति से चल रहा है। ये बदलता भारत, बदलता हिमाचल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जरा बोलो, जोर से बोलो भैया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और दिख रहा है तो आगे हमको और दिखाना है और वो आपको पूरा करना है। 1 तारीख को इसको आप जरूर करेंगे। मैं मित्रों आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। विकास की बहुत सी बातें मैं कह सकता हूं, लेकिन मैं पन्ना प्रमुखों से एक निवेदन करना चाहता हूं और वो ये निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब लोग, ऐसे माहौल जब सब तरफ से विजय ही विजय दिख रही है, तो हमें ईमानदारी से अपने काम को करना है। और वो ईमानदारी का काम अब एक ही रह गया है, हर घर में माता बुजुर्ग का आशीर्वाद लेना, हर घर में जाना है। मुझे मालूम है पहाड़ों में बहुत तकलीफ होती है जाने में, एक एक घर अलग अलग होता है, लेकिन पन्ना प्रमुख के लिए 6 घर 7 घर कवर करना यह मुश्किल काम नहीं है। बांट करके करने की जरूरत है, लेकिन उनके घर जाना, उनसे समर्थन लेना, उनसे बातचीत करना, उनसे उनकी समस्याओं को समझना और उनको समझ करके उनको आश्वासन देना, इस बात को हमको करने की आवश्यकता हो। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि सभी जातियों में, सभी वर्गों में, दलित भाइयों में, सबके घर हमको अपना राम राम पहुंचानी है। इसलिए सबके घर हमको जाना है और मैं आपसे ये वायदा लेना चाहता हूं, बताइए करेंगे ना? करेंगे ना? घर घर जाएंगे ना? माताओं का आशीर्वाद लेंगे, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेंगे और 1 तारीख को 11 बजे से पहले सबका वोट भुगता देंगे। इसके लिए आप काम करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैं यहां एक बात और भी कहना चाहता हूं कि अनुराग जी जिस तरीके से मंत्रालय का काम भी इन्होंने किया और देश के तेज तर्रार नेताओं के रूप में इन्होंने अपनी छवि बनाई है, इनको आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेवारी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना कहीं भी पीछे नहीं रहेगा। इसके लिए हमको पूरी ताकत लगानी होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब लोग इस काम को करेंगे। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि हम जब यहां आए हैं, मैं सिर्फ हमीरपुर की बात करूं तो उचित नहीं होगा। हमें 4/4 चाहिए, 4/4, और मुझे वो 6 भी चाहिए, मुझे वो 6 भी चाहिए। आप याद रखिएगा, मेरा निशाना कहीं और भी है और आप इस बात को समझिएगा कि कई बार लम्हे खता करते हैं और सदियां सजा पाती हैं और फिर कितनी मेहनत करनी पड़ती है इसका भी आपको अंदाजा होगा। इसलिए 4 + 6, ठीक है मित्रों? मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वो मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में कहना चाहता हूं। आजकल ये बौखला गए, कोई मुद्दा नहीं रह गया इनके पास, कोई विषय नहीं रह गया, कुछ बोलने को नहीं है, कुछ कहने को नहीं है। हर तरीके से विचार शून्य पार्टी बन गई, विचार शून्य पार्टी। ये कांग्रेस पार्टी राम विरोधी पार्टी है।
मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं। ये कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस का गठबंधन ये राष्ट्रद्रोही पार्टी, और मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं। आप बताइए, सोनिया गांधी जी ने यूपीए के जमाने में एफिडेविट दिया था कोर्ट में कि नहीं कि राम काल्पनिक है? दिया था कि नहीं दिया था? इसका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये राम काल्पनिक बताने वाले लोग, आप बताइए, कपिल सिब्बल ने कहा था कि नहीं कहा था कोर्ट में कि राम जन्मभूमि का केस लटकाओ, बढ़ाओ आगे, नहीं तो बीजेपी वालों को फायदा होगा? कहा था कि नहीं कहा था? लटकाने का काम किया था कि नहीं किया था? अटकाने का काम किया था कि नहीं किया था? भटकाने का काम किया था कि नहीं किया था? ये राम विरोधी पार्टी, और आज आप देख ही रहे हैं कि भव्य राम मंदिर वहां बन करके तैयार हुआ। ये सनातन विरोधी भी है। आप बताइए, स्टालिन ने बोला कि नहीं बोला कि सनातन डेंगू है? बोला कि नहीं बोला? बोला कि नहीं बोला कि सनातन मलेरिया है? और इसके ए राजा एक डीएमके के मंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा कि सनातन एचआईवी है, और सोनिया गांधी को सुनाई नहीं दिया। राहुल गांधी का मुंह चुप हो गया और प्रियंका गांधी की आंखें बंद हो गई, इनको दिखा नहीं, चुप हो गए। बोलो, ये सनातन विरोधी है कि नहीं है? ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? आगे आने दोगे क्या? और ये राष्ट्रद्रोही भी है। आप बताइए, राष्ट्रद्रोही कैसे? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नारे लगते हैं, मैं बार बार बताता हूं, और किसी भी नेता की किस्म जैसे चावल के एक कण से पता चलती है, वैसे ही एक नेता की हरकत से पता चलती है। आप बताइए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नारे लगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। कौन था अफजल? जिसने पार्लियामेंट के अटैक का मास्टरमाइंड था। और कातिल कौन हो गया? सुप्रीम कोर्ट का जज जिसने उसको मौत की सजा सुनाई। कातिल कौन हो गया? भारत के राष्ट्रपति उस समय के प्रणब मुखर्जी, जो उस समय राष्ट्रपति थे, जिन्होंने माफी नहीं दी। तो नारे क्या लगते हैं? अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। और दूसरा नारा लगता है, भारत होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और राहुल गांधी दूसरे दिन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जाकर इन लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। बोलो, राष्ट्रद्रोह का काम करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? राष्ट्रद्रोही है कि नहीं है? मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि ये लोग ऐसे लोगों को लोकसभा का कैंडिडेट भी बनाते हैं और एमपी का कैंडिडेट भी देते हैं। ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? आने देंगे क्या? अभी अभी हमारे अनुराग जी बता रहे थे सैम पिट्रोडा के बारे में। पहले उन्होंने क्या किया? ये राहुल गांधी का खासम खास सलाहकार है सैम पिट्रोडा। जब भी दुनिया में विदेश में जाते हैं तो दाहिनी तरफ में यही होता है, सिपा सलाहकार। ये विशेष लोग हैं इनके। पहले क्या कहते हैं कि अमेरिका में जब कोई बुजुर्ग की जिंदगी चली जाती है तो उसके बाद उसके बच्चों को 45% की ही आमदनी का हिस्सा मिलता है, बाकी सब टैक्स में चला जाता है। क्या ये भारत में लागू करना है क्या? ऐसा लागू करना है क्या? इनके विचार, आपको मैं विचार बता रहा हूं। आज क्या विचार पैदा हुए जिसके बारे में अनुराग जी ने आपको बताया? कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के लोग वो चीनी जैसे दिखते हैं, चाइनीज जैसे दिखते हैं, और पश्चिम के लोग अरबी दिखते हैं, और नॉर्थ के लोग अंग्रेज दिखते हैं, और दक्षिण के लोग अफ्रीकन दिखते हैं। बोलो, ऐसी पार्टियों को आगे आने देना है क्या? जो देश को खंडित करे, जो देश को विभाजित करे। एक नेता इनका बोलता है कि नॉर्थ और साउथ में अंतर है, साउथ के लोग ज्यादा दिमाग रखते हैं, और एक नेता यह बोलता है कि साउथ का अलग देश बन जाना चाहिए। वो बैंगलोर से चुनाव लड़ रहा है, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का भाई है,
डीके सुरेश कहता अलग देश बना देना चाहिए। बोलो ऐसी कांग्रेस पार्टी को लाना है क्या? लाना है क्या? और सबसे बड़ी बात, हम सब लोग मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेकर के चले। आयुष्मान भारत में किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति हो उसको सब सुविधा मिल रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में मिल रही है, आवास योजना में मिल रही है, उज्ज्वला योजना में मिल रही है, उजाला योजना में मिल रही है, सौभाग्य योजना में मिल रही है, सब में मिल रही है, सबको मिल रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम धार्मिक आधार पर आरक्षण देंगे। बाबा साहब अंबेडकर ने कह दिया धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, संविधान में लिख दिया है। और ये राहुल गांधी संविधान की पुस्तक लेके फिरता रहता है, पढ़ता है नहीं, पढ़ता है नहीं, मालूम है नहीं। उसमें लिखा हुआ है बाबा साहब ने, और सारे सनातनी थे, सारे हिंदू थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिन्होंने ये तय किया कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। और ये कांग्रेस पार्टी धर्म के आधार पर आरक्षण करना चाहती है। इसने आंध्र प्रदेश में 4 बार कोशिश की, कोर्ट के चलते बचे। कर्नाटक में इन्होंने करके दिया। बोलिए धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए क्या? क्या दलित भाइयों का आरक्षण का हिस्सा पर डाका डालने की कोशिश है कि नहीं है? कोशिश है कि नहीं है? ये आदिवासी भाइयों के आरक्षण पर, रिजर्वेशन पर डाका डालने की कोशिश है कि नहीं है? ये पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग ओबीसी के ऊपर डाका डालने की कोशिश है कि नहीं है? ऐसे होने दोगे क्या? होने दोगे क्या? ये इस तरीके के काम कर। मित्रों, मैं यहां बताना चाहता हूं, जब ये जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर नहीं, क्षमा करिएगा, धर्म के आधार पर ये लोगों को बांटना चाहते हैं। देश बांटो और फूट डालो, राज करो, ये इनकी नीति है। इसलिए इनको छुट्टी करना ये भी बहुत जिम्मेवारी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग पूरी ताकत से आज से चुनाव में जुट जाएंगे, पूरी ताकत लगाएंगे और अनुराग जी को यशस्वी बनाएंगे। सारे हिमाचल से हम सीटों को जीत करके आए, ये हमारी आप सबसे विनम्र निवेदन है। आप सब लोगों ने मेहनत करना है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेहनत करेंगे, घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे। आपने मेरी बात इतनी गर्मी में बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल। कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, डिफेंस रोड, ममून, पठानकोट। कॉन्टैक्ट 96141 96141।